और शुरुआत हम करेंगे 1 मिनट 1 खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। आज पीएम विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करने वाले हैं। 1 मिनट में जानिए पूरी जानकारी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे से संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया था। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत एक आश्रम के तौर पर हुई थी। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में इसकी शुरुआत की थी। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। देश के प्रधानमंत्री ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। और आज किसान आंदोलन को चलते चलते 29 दिन बीत चुके हैं और सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन किसानों का कहना कुछ और ही है। आज किसान आंदोलन का 29वां दिन है और भारत सरकार ने एक बार फिर किसानों को वार्ता का न्योता दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेता विचार करके बताएं कि वो कब बातचीत करना चाहते हैं। वहीं कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने कहा है कि सरकार अगर कोई ठोस प्रस्ताव देकर बुलाएगी तो ही वो बातचीत के लिए तैयार है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। इस मामले को लटकाने के आरोप को खारिज करते हुए कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार ईमानदारी से किसानों को समाधान देना चाहती है। कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति से आज मुलाकात करेगा। इस पूरी खबर को 1 मिनट में जानिए। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज कांग्रेस के सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आज 11 बजे कांग्रेस के सभी सांसद दिल्ली के विजय चौक पर इकट्ठा होंगे। विजय चौक से कांग्रेस सांसद पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपेंगे। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर कांग्रेस राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग करेगी। पूरे देश में हम लोग 2 करोड़ सिग्नेचर लिया है लोगों का इस बिल के खिलाफ, तो हम उसको राष्ट्रपति को मिलकर बोलेंगे और राष्ट्रपति क्या करेंगे नहीं करेंगे देखेंगे क्या होता है। इससे पहले भी विपक्ष का डेलीगेशन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति से मिल चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस डेलीगेशन का भी हिस्सा रह चुके हैं। 25 दिसंबर को पीएम किसान योजना की अगली किश्त किसानों के खातों में जमा हो जाएगी। किसानों को कितना पैसा मिलेगा ये देखिए 1 मिनट में। 9 करोड़ किसानों के खातों में 25 दिसंबर को किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। कोई केसीसी का लाभार्थी होगा, कोई सम्मान निधि का लाभार्थी होगा, कोई एफपीओ का लाभार्थी होगा, उसका अनुभव और उनके साथ वार्तालाप ये 6 किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री किसानों को नए कृषि कानूनों पर जानकारी देंगे और उनसे सवाल भी सुनेंगे। कृषि कानूनों पर जागरूकता अभियान चला रही बीजेपी ने कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारियां की है। यूपी में बीजेपी करीब 400 किसान चौपाल लगाएगी, जिसमें 4 लाख किसान जुड़ेंगे। बता दें कि पीएम किसान योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों के खातों में हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त क्रेडिट करती है। 1 साल में कुल 6,000 रुपये किसान के खाते में जमा होते हैं।
वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन का डर भारत में भी है और महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में एक्शन मोड में सरकार आ चुकी है। भारत में क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, आप देखिए पूरी तैयारी 1 मिनट में। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आने पर भारत में भी एहतियात बढ़ाई जा रही है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी आज से रात का कर्फ्यू लागू हो रहा है। क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशन को देखते हुए नाइट कर्फ्यू 2 जनवरी तक रखा है, जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में 33 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है, जो 15 दिनों के अंदर ब्रिटेन से आए हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़कर अब 1,99,00,000 के पार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कुल 23,950 नए मामले सामने आए, जबकि 333 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 26,895 लोग ठीक भी हुए। देश में अब तक 96,63,382 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,46,444 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 95.69% तक पहुंच गई है। दूसरे देशों की तुलना में कोरोना से ठीक होने वालों की दर अब भी भारत में सबसे ज्यादा है। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। कोवैक्सीन को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द मंजूरी मिल सकती है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दूसरे ट्रायल में पूरी तरह सुरक्षित पाई गई है। इस दौरान कोवैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं दिखे। ट्रायल के बाद यह दावा किया गया है कि कोवैक्सीन से शरीर में एंटीबॉडीज 6 से 12 महीने तक कायम रह सकती है। कोवैक्सीन के दूसरे ट्रायल में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत होने के प्रमाण भी मिले हैं। दूसरा ट्रायल 380 लोगों पर हुआ था। इनमें बच्चे और वयस्क शामिल थे। सबको 4 हफ्ते के अंतर पर वैक्सीन की 2 डोज दी गई थी। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद में भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और पुणे के एनआईवी के साथ मिलकर तैयार किया है। इस कंपनी का दावा है कि कोवैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। हालांकि इसका तीसरा ट्रायल अब भी जारी है। चलिए अब अगले 60 सेकंड में आपको पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हलचल के बारे में बताते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, हमें अपनी मिट्टी को बचाना है। कोलकाता में आयोजित बंगला संगीत मेले में पहुंची ममता बनर्जी ने मातृभूमि के सम्मान की बात कही। ए माटी आमार भोर, ए माटी आमार समस्त स्वप्न, ए माटी मनेर जोर। এই মাটিটাকে ভালোবাসবেন, মাকে ভালোবাসবেন। নোবেল প্রাইজ থেকে শুরু করে সবই যদি দেখেন, দেখবেন সবটাই বাংলা। বাংলাটাকে गुजरात होते देबो ना। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 3 महीने में तीसरी बार बंगाल जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अमित शाह बंगाल दौरे पर जा सकते हैं। उधर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में कल बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। आरोप है कि पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में बीजेपी की रैली चल रही थी, तभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में हुई लड़ाई में करीब 16 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजों में जितने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को मिलकर भी नहीं मिले, उससे ज्यादा वोट अकेले बीजेपी को मिले हैं। बीजेपी की इस जीत के मायने क्या हैं, अब आप ये जानिए। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजों को बीजेपी ने अलगाववादी विचारधारा की बड़ी हार बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस अगर तीनों के वोट को मिला दीजिए तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा है उससे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन चुनावों से लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। डीडीसी चुनाव में बीजेपी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 7 पार्टियों के गुपकार गठबंधन को 110 सीटें और कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 4,87,000 से ज्यादा वोट मिले, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को मिले कुल 4,77,000 वोटों से भी ज्यादा है। लेकिन पीडीपी ने कहा है कि ये बीजेपी की जीत नहीं है। 370 हटाने के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जब से इन्होंने 370 खत्म किया और कहा कि हम हिंदुस्तान के आईन को एक्सटेंड करेंगे जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स कहां हैं? डीडीसी चुनावों में बीजेपी ने कश्मीर में भी 3 सीटें जीती हैं। चुनाव में 50 निर्दलीय भी जीते हैं, जिनमें कई बीजेपी के समर्थक माने जा रहे हैं। वहीं प्रदूषण की वजह से दिल्ली में तो सांस लेना मुश्किल हो ही चुका है। चलिए 1 मिनट में जानिए नोएडा का हाल क्या है।
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से हालात काफी बदतर हो गए हैं। एनसीआर में ग्रेटर नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा है। दिल्ली के आसपास के ज्यादातर इलाके डार्क रेड जोन में आ गए हैं, यानी दिल्ली के आसपास के चारों प्रमुख शहरों गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, जबकि गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता का स्तर अब भी बहुत खराब बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से आज भी सुबह से धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे जलाने और पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया था, जिसका असर अब धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। क्रिसमस का त्योहार आने वाला है, सिर्फ एक दिन और बचा है, लेकिन इस साल क्रिसमस पर बाजारों का माहौल बदला है। 60 सेकंड में देखिए क्रिसमस पर बाजारों की हालत। कल देश भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस साल कोरोना की वजह से बाजारों में क्रिसमस की रौनक हर साल जैसी नहीं है। बाजार में क्रिसमस को लेकर सामान तो मिल रहे हैं, लेकिन ग्राहकों की संख्या कम होने की वजह से दुकानदार निराश हैं। इस बार तो बाजार बहुत ख़राब है, मंदा है, क्योंकि इस बार एक कोरोना सिचुएशन है और पैनिक भी है, तो बाहर का ग्राहक तो आया नहीं, जैसे हिल्स का ग्राहक एकदम ही नहीं है। पिछले बार से इस बार मतलब 50% से कम मार्केट है। जहां क्रिसमस पर कई बाजार सूने पड़े हैं, वहीं गोवा की राजधानी पणजी में क्रिसमस पर काफी भीड़ देखने को मिली। लोग सजावट का सामान खरीदने के लिए बाजारों में टूट पड़े। इधर वाराणसी में क्रिसमस पर लगने वाला 3 दिन का मेला इस बार कोरोना की वजह से नहीं लग रहा है। वहीं वाराणसी के चर्च में यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करने का टाइम भी रात 12 बजे की बजाय शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया गया है।